नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच में आपका नाम बेटे मनोज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं मनु जी? बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल गुड। साइंस। और महिमा जी को तो जानते होंगे आप। बीए थर्ड ईयर। हाँ, और बेटा आपका नाम? अंजलि। अंजलि को भी जानते होंगे, बीए सेकंड ईयर है ना जी। अच्छा, हमारा टॉपिक है आज कोल्ड वॉर, उस पर हम चलेंगे, ठीक है जी। क्या आपने मनु थोड़ा सुना है इसके बारे में, क्या चीज़ है? अपने शब्दों में बोलो आप, कोल्ड वॉर। जैसे सर कोल्ड वॉर हुई थी, जैसे कि हाँ। जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे वो दूसरा विश्व युद्ध होता, मित्र राष्ट्र ध्रुव राष्ट्र हाँ। 11, फिर विश्व जैसे दो गुटों में बंट गया। हाँ, बिल्कुल। बन गया। यूरोपीय जैसे सोवियत संघ, हाँ। सोवियत संघ और अमेरिका, जो सोवियत संघ साम्यवादी के करता था, हाँ। और अमेरिका जो पूंजीवाद का नेतृत्व करता था। बिल्कुल सही। उसके बाद उनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग, उनकी विचारधाराएं अलग अलग थी। हाँ। जैसे कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध का, जैसे एक दूसरे के प्रति अपना आक्रोश, अपना ये व्यक्त करना, हाँ। जैसे कि विचारों के द्वारा, रेडियो टेलीविज़न अखबार इत्यादि के द्वारा अपना एक दूसरे के प्रति युद्ध करना, उससे कोल्ड वॉर। अच्छा, डायरेक्ट लड़ाई कम थी इसमें, Yes, sir. ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, पर बेटा ये बात भी तो हम बोल सकते हैं कि कोल्ड वॉर में इनडायरेक्ट लड़ाई बहुत हुई, चाहे Yes, sir. कोरिया की लड़ाई हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान की हो, वियतनाम की लड़ाई हो, ये तो हुई ना कि नहीं? Yes, sir. मतलब उन्होंने अपने अपने बंदों को शय दी, Yes, नहीं? sir. इस तरह से तो लड़ाइयाँ लड़ी गई ना। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, पहले आप छोटे, आप बताओ बेटा, आपने क्या सुना है कोल्ड? अच्छा, पोस्ट कोल्ड वॉर सुना है आप? पोस्ट कोल्ड कोल्ड वॉर, वॉर की समाप्ति के बाद का शीत युद्ध युद्ध। के बाद, उसको क्यों, क्या चीज़ है, सुना है कभी आप? शीत युद्ध का शीत युद्ध- अंत हुआ है बेटा कि नहीं हुआ है? हाँ जी। हो गया है। तो आजकल फिर क्या सोवियत संघ के विघटन के के बाद पश्चात हो गया? हाँ, गुड। कब हुआ था सोवियत संघ का विघटन, कब? जैसे मतलब मोटा मोटा 1900 कितने में? 1991। 91 में ना। अच्छा, तो आजकल क्या स्थिति है बेटा? आजकल कौन सी कोल्ड वॉर है? कोल्ड वॉर है कोई कि नहीं आजकल? कोल्ड वॉर नहीं। अच्छा, नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे आते हैं। तो बेटा आपका जो एक परिप्रेक्ष्य है, थोड़ा आप इनसे सीनियर भी हो, आप बताओ आपके हिसाब से क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे आप कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर को हाँ जी। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो कि वैचारिक युद्ध था, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से ना लड़के वो एक दूसरे को, ऊपर से उनके बीच कूटनीतिक संबंध भी होते थे, सब कुछ चालू होता था, लेकिन उनका ये प्रयास रहता था कि अपनी शक्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ाया जाए हाँ। और दूसरों की शक्ति को दबाया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभुत्व स्थापित किया जाए और अपने हितों की प्राप्ति की जाए। यही था शीत युद्ध, और ये था एक तरह का वाक युद्ध, जैसे इन्होंने बोला कि अच्छा। प्रचार के साधन इसका ज़्यादा उपयोग किया गया, और आपने बोला कि था इसमें कि इनडायरेक्ट लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन जो वो दो गुट थे, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से खुद लड़ाई ऐसा हम कोई युद्ध बोल सकते कि अमेरिका और रूस के बीच हुआ है। वो उनके चेलों के बीच तो छोटी छोटी घटनाएं हुई है, यही है पर स्वयं नहीं किया ना। स्वयं नहीं। अच्छा, अब प्रश्न ये है मेरा आपसे अंजलि, खुद क्यों नहीं लड़े हो? जब लड़ाई हो ही रही थी तो अमेरिका और यूएसएसआर ने खुद क्यों नहीं दो दो हाथ कर लिए? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, कुछ सोचा आपने? खुद क्यों नहीं दो दो हाथ किए उन्होंने? जब दूसरों को क्यों लड़ना, खुद ही लड़ लेते खुल के, क्या हुआ? वो चाहते थे कि मतलब जैसे जैसे सोवियत संघ वो था साम्यवाद का प्रचार कर रहा था, और जो अमेरिका था वो चाहता कि पूंजीवाद का प्रचार करना, हाँ। इसलिए वो सभी देशों को मतलब अपने साथ मिलाना चाहते वो थे। तो ठीक है ना, पर उनमें कभी खुल के क्यों नहीं की खुद आपस में चट चट, मतलब औरों को तो लड़वाया, खुद क्यों नहीं आए 1 to 1, जैसे जर्मनी और फ्रांस ने की है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के साथ की, खुल के क्यों नहीं की? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, कुछ सोचा? क्योंकि उन दोनों के पास थी शक्तियाँ, कौन सी वाली परमाणु शक्तियाँ? शक्तियाँ, गुड। और उन्हें पता था कि अगर वो मतलब करेंगे। जैसे लड़ेंगे तो दोनों देशों का नुकसान होगा। बहुत बढ़िया। हाँ बोलो, आप बोलो, क्या बोलो? सर परमाणु शक्ति तो लेट नहीं आई दोनों के बाद, जैसे कि उन्होंने 1945 और 1949 1945 तो कोल्ड वॉर से तो पहले आ गई ना। कोल्ड वॉर से सर उनको लगता था कि जैसे कि लड़े वो सर आपस में दोनों ही, जैसे हाँ। उनके साथ जैसे वो देशों को और जोड़ते रहे कि ये हमारे गुट में आ जाए। अमेरिका चाहता था कि ये हमारे गुट में आ जाए, और सोवियत संघ चाहता था कि लड़ तो वो स्वयं ही रहे थे, जैसे कि नहीं, मैं मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं हुई ना, जैसे Direct जैसे war कि नहीं एक वो क्यूबा में होने वाला था सीन, क्यूबा संकट सुना जैसे होगा क्यूबा। आपने, जब अमेरिका ने डायरेक्ट चैलेंज दे दिया कि अगर ये मिसाइल वापस नहीं गए तो मैं अटैक कर दूंगा आपके ऊपर। उन्हें लगता था जैसे कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जैसे कि वो हाँ। परमाणु हमले वगैरह या पर नागासाकी, वो चाहते थे कि अगर जैसे कि दोनों देशों को वहाँ परमाणु शक्ति वगैरह हाँ। थी, जैसे कि वो सोचते थे कि अगर ये सीधा डायरेक्ट वॉर हो जाए तो क्या नुकसान परमाणु ज़्यादा हो जाएगा। हाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग वगैरह कर दे, हाँ। और फिर एक दूसरे देशों को बर्बाद हानि हो होगी, जाएंगे। बर्बाद ही हो जाएंगे। मतलब इसको बोलते हैं हमारी भाषा में मैड ना, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि अगर ऐसा युद्ध होता तो फिर कुछ बचता ही नहीं। Yes, sir. तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट नहीं लड़ी, डायरेक्ट इनडायरेक्टली लड़ी, सपोर्ट जैसे कि अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ाने का सपोर्ट उन्होंने किया। काम किया। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक और बात, एक नॉन चॉम्स्की है, नोआम चॉम्स्की, लेफ्टिस्ट स्कॉलर है और अमेरिका की विदेश नीति के क्रिटिक है बंदा।
अभी भी जीवित है, काफ़ी बुजुर्ग है। वो कहते हैं कि बेसिकली जो कोल्ड वॉर है ना, असल में ये एक झुंझुना पकड़ाया गया दुनिया को। इससे क्या किया गया एक्चुअली, अमेरिका ने एक दुश्मन आज़ाद किया अपने लिए, ईजाद किया। जैसे अगर आपने ग्रेट बनना है ना, तो आपको एक दुश्मन क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब उनकी एक थ्योरी गलत भी हो सकती है कि देखो ये साम्यवाद आ रहा है, बहुत ज़्यादा खतरा है इससे हमें, कृपया आप सब मेरे साथ चलो। हाँ, उन्होंने जैसे वो मित्र राष्ट्र की तरफ, जैसे द्वितीय हाँ, विश्व युद्ध में यूरोप के देश, हाँ। यूरोप के देश जर्मन के साथ उसने लड़ाई वगैरह नहीं की, हाँ। जिसके कारण पश्चिमी देशों को उनसे ये सोवियत संघ से भय होने लगा कि ये अपनी विचारधारा का ये हाँ। कराया कि, और फिर अमेरिका बार बार प्रचार के माध्यम से ये बताता रहा है कि आने वाले समय में ये अगर ये सोवियत संघ अगर अपनी तरफ अत्यधिक कर लेता तो साम्यवादी विचारधारा विश्व में फैल जाएगी ना। जिसके जो कि आने वाले समय में विश्व के लिए अत्यधिक खतरा है। और वो तो ये भी बोलता है कि इसमें इनडायरेक्टली सोवियत संघ ने भी साथ दिया, उसको भी फायदा हो गया कि अपने स्फेयर में सोवियत संघ की चलेगी, जो उसका ईस्टर्न ब्लॉक था, पोलैंड वगैरह जो देश थे उसमें उसकी चलेगी, और कोई भी जो एक विरोधी आवाज़ थी उसको दबा देते थे कि अगर तू अलग जाएगा तो उसका मतलब क्रांति, मतलब खतरा है हमारे को बाहर से। मतलब इन दोनों शक्तियों ने कोल्ड वॉर के जो बोगी था उसको यूज़ किया अपने अपने इलाके को, अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए। मतलब अंदर से इनकी सेटिंग थी। कई चौंसकी इस तरह से देखते हैं। आप क्या मानते हो, ऐसा हो सकता है या नहीं? मैं तो अभी क्योंकि सिलेबस में तो ऐसे पढ़ाते नहीं हमें ना। हाँ बोलो। नहीं सर, हाँ बोलो, आप क्या मानते हो, आप सोचो। मैं पहले उस वाले पॉइंट पे आऊंगी कि हाँ। आपने बोला था कि दोनों खुल के क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं लड़े, तो मुझे लगता है दो परिस्थितियां थी। एक ये खुद भी जानते थे और दूसरा बाहरी दबाव भी था। अच्छा, बाहरी दबाव तो नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हाँ। ने, जैसा आपने 1962 में कहा, नहीं दिया इन्हें लड़ने, क्योंकि पता था अगर ये लड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हाँ। तबाही होगी। और दूसरा एक शक्ति संतुलन की स्थिति थी, तो भी ये लड़े और नहीं लड़ सकते थे। नहीं लड़े क्योंकि इन्हें पता था कि अगर लड़ेंगे तो फायदा तो किसी को नहीं है, भयंकर होगी ना। इस कारण हाँ। नहीं लड़े वो डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली लड़ते रहे। ठीक और है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, दूसरा क्वेश्चन था मेरा आपसे कि भाई ये जो नॉम चॉम्स्की कह रहा है कि Yes, sir. कोल्ड वॉर बेसिकली इसमें दुश्मन बनाए गए नकली, ताकि डर पैदा हो दूसरों के बीच में, और इससे अमेरिका की अपने इलाके में चलेगी, पूरे यूरोप में अमेरिका की चलेगी, और जो रशिया का इलाका है उसमें उसकी चलेगी। कोई उनके खिलाफ कोई तीसरी आवाज़ नहीं उठ सकती थी। Yes, sir. मतलब होता आपको कैसी सेटिंग हुई उनके बीच में, जो चॉम्स्की की व्याख्या है, या नहीं, ऐसा संभव नहीं है? हो सकता है पर ज्यादा नहीं पता, है ना। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा खतरा था कि रशिया जो है आगे बढ़ता, यूएसएसआर और पूरे फ्रांस पे कब्जे कर लेता, ऐसा लग रहा था? जैसे जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसके पश्चात था ये कि रशिया, अमेरिका को भय था कि रशिया कर लेगा, पूरे यूरोप में अपनी साम्यवादी विचारधारा को फैलाएगा। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी थे, जैसे कि एक टर्की में और ग्रीस में कुछ कम्युनिस्ट सरकारें आ रही थी ना, वहाँ पे सरकारें आ रही थी और सोवियत संघ उनको फंड भी हाँ, कर रहा ठीक था। है, ठीक है। और कई जगह से सोवियत संघ हटाने से, अपनी सेनाएं हटाने से मना कर रहा था, जबकि युद्ध के जो समझौता तो उसके अनुसार उसने माना था कि वो अपनी सेनाएं हटा देगा, पर वो हटा नहीं रहा था। तो इस कारण मित्र राष्ट्र और जो पूंजीवादी राष्ट्र थे, तो उन्हें भय था कि ऐसा हो सकता है, वो साम्यवाद को फैला सकते हैं। और पर ये तो मानेंगे ना कि कोल्ड वॉर की खुल के शुरुआत तो अमेरिका ने ही की ना, जो वहाँ पर विंस्टन चर्चिल ने स्पीच दी थी कि यस भाई कि पूरी दुनिया में एक पर्दा छा रहा है ना। एक और तानाशाही को हमें हाँ। पहले एक तानाशाही को खत्म किया, अब दूसरे तानाशाही हमें आ रही है। हाँ, उससे हमें लड़ना है। अच्छा, एक तो बात उन्होंने देखो, आप किया। कितनी अच्छी बात बोली आपने। आपने जब एक आदमी को पहले ही बता दिया कि ये दुश्मन है, हाँ, ठीक है, तो वो तो दुश्मन- तो फिर रिश्ते तो बिगड़ेंगे नहीं। यस सर। पहले डिफाइन हो गया वो दुश्मन, नहीं उसे संबंध बिगड़ने का। और देखो ना, रशिया का वार्सा पैक्ट कब बना पता है आपको? जो वार्सा 14 मई 1955 या 54 में बना ना, जबकि नाटो किसने बनाया पहले? 49 में अमेरिका द्वारा बनाया है गया। ना, अमेरिका ने पहले बना दिया। जैसे सैनिक संगठन बनाए गए अमेरिका द्वारा, नाटो, सीटो, सेंटो हाँ। इत्यादि। मतलब पहले अमेरिका ने शुरू कर नीतियां दिया। ऐसी अपनाई कि सोवियत संघ को करना ही करना पड़ा। पड़ा। फिर मतलब शुरुआत अमेरिका ने की ना। अमेरिका ने अमेरिका चाहता था कि सोवियत संघ आने वाले टाइम में कि एक महाशक्ति साम्यवादी विचारधारा का महाशक्ति इत्यादि नहीं बन जाए, कि पूरे विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था हो जाए। फिर अमेरिका ने जानबूझकर कर दिया कि ताकि युद्ध हो, जैसे कि सोवियत संघ की विचारधाराओं से लोगों को ये अट्रैक्ट ना होने दे, उसको बाहर कर दें। देखो अब इसको मैं वहाँ ले जाता हूँ, अब सब उसको जोड़ो। आजकल इंटरनेशनल रिलेशन में एक नई थ्योरी पता क्या चली है, लेटेस्ट, न्यू कोल्ड वॉर। पता है आपको न्यू कोल्ड वॉर पता कब शुरू हुई? जब ये यूक्रेन वाली लड़ाई शुरू हुई है, तो इसको बोलते हैं अब न्यू कोल्ड वॉर। तो अब आज देखो, आज तो यूएसएसआर में है ही नहीं, खत्म है ना, वहाँ रशिया है, ठीक है ना। पुतिन ये बोल रहे हैं कि मैंने पूरे यूरोप पे कब्जा करना। उनका ये है कि यूक्रेन में
ऐसी सरकार बने जो हम, अगर हमारे दोस्त नहीं तो हमारी दुश्मन नहीं होनी चाहिए, मतलब नाटो की सेना नहीं होगी यूक्रेन। हाँ, नाटो में ये बोला ना भी उसने। ये सब। उसके बावजूद भी अमेरिका की लड़ाई हो रही, या उसके बावजूद भी अमेरिका अपने बेस वहाँ से हटा नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दिक्कत यूएसएसआर से नहीं थी, यूएसएसआर रशिया के देश से दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है। आप क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट तो चले गए ना, आज तो कम्युनिस्ट नहीं है कोई रशिया में। लेकिन नहीं, विचारधारा तो वही है। उनकी वही है सर रशिया में कि जैसे मुझे लगता है सबसे ज्यादा यही है कि विचारधारा का ही क्या है, अमेरिका ने पहले से ही वो उस विचारधारा को ही पूरी तरह से समाप्त कर नहीं नहीं, मैं तो रशिया की बात कर रहा हूँ, जिसकी बात की थी ना कि चर्चिल ने सर, कि एक रशिया कम्युनिज्म में का तो वही तो विचारधारा है सोवियत नहीं नहीं संघ का- नहीं, रशिया में बेटा आज ये जो पुतिन है ना, इसकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड रशिया, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। और ये राष्ट्रवादी बंदा है, इसका ये मानना है हम रशिया को फिर से महान बनाएंगे, इसका साम्यवाद से कोई संबंध नहीं। लेकिन सर उनकी एक आपसी भी जैसे आंतरिक जैसे विचारधारा, जैसे इंडिया का ही उदाहरण लो, जैसे कि जैसे पार्टियां बनी जैसे हाँ। भारतीय उदाहरण के लिए भारतीय हाँ। जनता पार्टी बनी, जैसे इनका परिप्रेक्ष्य है कि जैसे कि भारत को हाँ। धर्मनिरपेक्ष भारत राज्य की हाँ। सेकुलरिज्म पे पार्टी हाँ। बनी। पर ये तो आपसी तौर पे जैसे कि प्रचार तो जैसे कि हिंदुइज्म का करती है, जैसे ये करती, वैसी आंतरिक विचारधारा रशिया में नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि अगर कोल्ड वॉर में बोल रहा हूँ, अगर आइडियोलॉजी की लड़ाई थी ना बेटा, तो आज तो आइडियोलॉजी खत्म होगी रशिया की। तो अब बोलो आप। मुझे जो लगता है कि यूएसए को बनना है नंबर 1, हाँ। और इसको जो भी लग रहा है इसके रास्ते में आ वही रहा है, बोल ये रहा हूँ चाहता मैं। है अपने शत्रु कैसे भी हो नीचे गिरा दे। हाँ, अब पहले। चाइना भी अगर इसकी टक्कर मारे तो इसके साथ भी टक्कर है, हाँ। रशिया की भी वो विचारधारा ना हो, लेकिन अमेरिका चाहता है उसका वो वर्चस्व देश मजबूत ना हो। यस है सर, ना? तब कर रहा है हाँ वो। बिल्कुल, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोल्ड वॉर कहने को तो चाहे आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, पर रियलिटी में वो डोमिनेशन की लड़ाई थी। नहीं तो फिर रशिया कानून में जब पतन हो गया, Yes, उसके sir. बाद अमेरिका ने नाटो क्यों नहीं बंद किया? और रशिया ने कई ऐसे कदम भी उठाए थे कि वो हाँ। अमेरिका के साथ हाँ, आना पीछे हट चाहता गए थे। है, हाँ बिल्कुल। लेकिन अमेरिका इनसिक्योर है कहीं इस मामले में, कि अमेरिका चाहता है कि उसकी डोमिनेंस हो और वो है ना? रशिया को अपना शत्रु देखता है इस दृष्टि में। हाँ बिल्कुल। और एक बात मैं आपको बताऊँ, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, ये जो रशिया वाला झगड़ा है ना, इससे पता क्या हो गया है? यूरोप का डिवीजन हो गया है, यूरोप को बांट दिया अमेरिका ने। कैसे पता? जो रशिया का ईस्टर्न यूरोप है और जो वेस्टर्न यूरोप है, उनके बीच में हमेशा के लिए गैप खाई हो गई है, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप मतलब उसमें मेन है रशिया, और वेस्टर्न यूरोप ये फ्रांस और ये किसके सहारे चलेंगे सब? अमेरिका। हाँ, तो अपने घर में उनके फाड़ हो गए, उनका डिवीजन हो गया है, और इसमें एडवांटेज कौन ले जाता है? अमेरिका को मिल रहा है ना, क्योंकि रशिया एक, मतलब यूरोप एक नहीं हो पा रहा, यूरोप का इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा। यूरोप में अगर यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो सबसे ज़्यादा मार किसको पड़ रही है? जर्मनी को पड़ रही है, फ्रांस को पड़ रही है। रशिया की इकोनॉमी हर्ट हो रही है सबसे ज़्यादा। तेल उनको महंगा हो रहा है, रशिया तेल देता था सस्ता, गैस देता था, अब उनको महंगी हो रही है गैस। सर्दियों में ठंडे देश है, लाहौल से भी ठंडे, तो आप बताओ मेन नुकसान किसको हो रहा है? रशिया और रशिया को और कमजोर यूरोप कर के जो रहा है देश, वो। और जो यूरोप के देश है उनको नुकसान हो रहा है ना। तभी वो फंड भी कर रहा है अमेरिका इस वॉर को, बिल्कुल। क्योंकि वो रशिया को कमजोर करना चाहता है। पर इस बहाने में यूरोप के देशों को भी तो नुकसान हो रहा Yes, sir. है ना। तो कोल्ड वॉर को कई एंगलों से हम देख सकते हैं, नहीं? Yes, sir. अच्छा, अगर हम बात करें कानवे के बाद जो ये पतन हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गई, और कुछ समय तक लगता था कि अमेरिका की ही चलेगी, तो आज कैसे देखते हो आप? कानवे से कितने साल हो गए आज? 31-32 साल हो गए। अब मनु क्या मानते हैं आज पोस्ट कोल्ड वॉर कैसा है आज 2024 में? क्या बोलेंगे इसको आप? एक ध्रुवीय है, अमेरिका का ध्रुव है आज, या मल्टी पोलर है, या 2 पोलर है, 3 पोलर है? कैसे देखते हैं आप दुनिया? सर ऐसा नहीं या बोल सब सकते बराबर कि- है आज? क्या है? ऐसा नहीं बोल सकते कि सर अमेरिका की आजकल एक ध्रुवीय व्यवस्था ही है। अच्छा। बोलने का मतलब जैसे कि जैसे ये बीटो पावर तो 5 कंट्रियों के वहाँ बीटो पावर 11 शक्तियाँ 5 कंट्री का, परंतु आज की डेट में हर एक देश के वहाँ उपलब्ध सुविधा 11 है, जैसे कि एक दूसरे के डोमिनेंस में नहीं है। जैसे कि क्या कारण है इसके पीछे? कारण यही है सर कि अब सर जैसे अब 21वीं सदी चल रही है, हाँ। 21वीं सदी में सर पुरानी तरह की वो उनकी आपसी सोच वगैरह नहीं थी, जैसे कि हर देश अपने आप को ऊपर उठाने की अत्यधिक कोशिश ठीक वगैरह है, कर मतलब रहा है। आपने कहानी तो बताई, पर वो कुछ फैक्टर्स जो फोर्सेस काम कर रही है, हाँ बोलो कौन कौन से फोर्सेस काम कर रही 3 है? ध्रुवीय देश शायद ऐसा 3 है, मानते हैं आप? 3 कौन कौन से? ध्रुवीय बोला देश होंगे। बोला। मतलब सबसे पहले जो परिधि के बीच में आएंगे सबसे वो तो आप शक्तिशाली देश वो तो आप कर रहे हैं बेटा, वो चले गए आप उस थ्योरी में, सेंटर पेरिफेरी, और वो नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ आज की दुनिया में चल किन देशों की रही है? एक देश की चल रही है, 2 देश की चल रही है, या बहुत से देशों की चल रही है? क्या बोल जाती है? बहुत से बहुत मतलब कितने? 3 4 5 6 7 5 देश बता दो किस किस की चल रही है? अमेरिका, चाइना हाँ, और अमेरिका, चाइना, और बोलो रशिया, अच्छा, और इंडिया, और पता नहीं। ठीक है, चलो आपने प्रयास किया। यूरोपियन अच्छा, आप क्या बोलोगे बेटा?
मुझे लगता है वर्तमान जो जो युग विश्व है, व्यवस्था हाँ, है हाँ, हाँ। वो जैसे वैश्वीकरण का युग है, और हाँ, ये एक आपने अच्छी फोर्स बताई, वैश्वीकरण। तो और मेरे को लगता है बहुध्रुवीय हो गई है व्यवस्था। जैसे 1991 के बाद थोड़े टाइम के लिए एक ध्रुवीय हो गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हो रही है, वैश्वीकरण आया संचार सब में, तो अब तो अब विश्व मल्टीपोलर हो गया है है। ना? और इसके कई कारण हैं, हाँ, एक दो जैसा कारण बताओ कोई जैसे जैसे। टेक्नोलॉजी। हाँ। अब किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज है हाँ। तो हमें उसकी ज़रूरत है, और कोई किसी देश के पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, हाँ, तो मतलब ये सब एक दूसरे को मतलब हेल्प कर रहे हैं ना। हेल्प कर रहे हैं, और पूरी तरह से हम जुड़ चुके हैं एक दूसरे से। तो हम नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही देश है, एक ही देश का हाँ। डोमिनेंस है। लेकिन मुझे थोड़ा ये भी लगता है कि है भी अमेरिका है अभी नंबर 1, लेकिन ऐसा है कि अब और चीजें भी उसकी काफी पावर हद तक- छूट भी रही है ना, Yes, है ना? sir, ऐसा भी अच्छा देखो, एक बात आएंगे आप मनु, वर्तमान में अगर दुनिया के 4 सबसे बड़े अमीर देशों की बात करें, मतलब जीडीपी के हिसाब से बड़े देश कौन कौन से? एक हुआ अमेरिका। हाँ। अमेरिका भी हुआ, इंडिया भी। अच्छा। इंडिया भी, अमेरिका, अमेरिका, चाइना, इंडिया, हाँ। इंडिया, जर्मनी, जर्मनी है ना, फोर्थ है जर्मनी, है ना? मतलब मैं बताना चाहता हूँ आपको, कोल्ड वॉर के दौरान इसका चाइना की इकोनॉमी का कोई साइज नहीं था, पर 79 के बाद से आज चाइना अमेरिका के काफ़ी क्लोज टू पहुंच गया है, उसका जीडीपी बढ़ गया है अर्थव्यवस्था। भारत का कोई उतनी बड़ी हैसियत नहीं थी उस टाइम कोल्ड वॉर में, तो आज हमारा भी साइज बढ़ रहा है। कोई ब्राज़ील आगे बढ़ रहा है, कोई थर्ड वर्ल्ड की कई कंट्रीज़ बढ़ रही है, यूरोपियन यूनियन भी अपनी जगह निकाल रही है, रशिया ने अपना स्टैंड लेके रखा है। तो मतलब आज कई ऐसे एक्टर हो गए जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से, हथियार के हिसाब से चैलेंज खड़ा कर रहे हैं ना। तो ऐसे में अमेरिका को अपने इशारों से दुनिया को चलाना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है ना? टफ हो रहा है ना। इवन यूक्रेन का युद्ध देख लो आप, कितना टाइम हो गया, या तो 20 फरवरी 2022, है ना, बहुत देर से चला नहीं, लंबा युद्ध हो रहा है। तो इससे अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है और इसको भी नहीं। रशिया को तो ही हो रहा है, पर अमेरिका उसको साइड अमेरिका भी कर तो रहा है। अमेरिका भी तो नुकसान झेल रहा नुकसान हो रहा है है ना, उनको। उसकी छवि खराब हो रही है। और फ्रांस में भी और जर्मनी में लोग ये देख रहे हैं, यार हम क्यों लड़ रहे हैं, फायदा क्या है इससे, हमें तो नुकसान बहुत हो रहा है। तो अमेरिका की हिजीमनी भी चैलेंज हो रही है ना, Yes, sir. नहीं। और एक बताऊँ मैं बात और अब इस युद्ध के बाद से ना दुनिया के देशों को समझ आ गया है, जो विशेषकर यूरोप के नहीं है और अमेरिका नहीं है, कि अमेरिका जो है दादागिरी करता है। किस सेंस में? जो ये स्विफ्ट है, स्विफ्ट होता है एक सिस्टम, जैसे गाड़ी है ना स्विफ्ट, वैसा नहीं, एक स्विफ्ट सिस्टम है जिसे दुनिया में एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या भेजते हैं, पैसे, वो अमेरिका ने बनाया। अमेरिका ने क्या किया, रशिया ने जो तेल के पैसे कमाए थे ना ईमानदारी से तेल बेच के, उसकी सप्लाई बंद कर दी, वो पैसा अमेरिका ने पकड़ लिया। ऐसा ही उसने ईरान के साथ भी किया, मतलब अमेरिका करता कई जगह चाइना के साथ कर लेता है। तो अमेरिका एक तरह से मान लो गूगल पे अमेरिका ने बनाया है, ऐसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। पैसे मेरे हैं, पर क्योंकि मेरी आपसे झगड़ा हो गया तो आपने मेरा गूगल पे ही बंद कर दिया। तो इससे अब देशों को ये रियलाइज हो रहा है, हमें अपना अलग से पेमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा जो स्विफ्ट के अति उत्तर में। पहले कुछ यूरोपियन यूनियन ने बनाया, पर उतना कामयाब नहीं हुआ। इंडिया देख रहा है, रशिया देख रहा है। तभी ये जो ब्रिक्स कंट्री सुना होगा आपने, डॉलर को भी छोड़ने के चक्कर में, पता है आपको? बताओ बोला, डॉलर को क्यों छोड़ना चाहते हैं ब्रिक्स के देश? क्या खतरा है इनसे? ये बोलती है इससे अमेरिका को पावर मिलती है। कैसे मिलती है डॉलर से अमेरिका को पावर? डॉलर तो अमेरिका की करेंसी है, Yes, sir. उसको पावर कैसे मिलती होगी दुनिया के देशों से? डॉलर एक अमेरिका की शक्ति का प्रतीक है, कैसे? क्योंकि दुनिया में जो भी व्यापार होता है सारा डॉलर में ही होता है ना, गुड, तो फिर बिल्कुल सही। देखो मतलब इकोनॉमिक क्षेत्र हो ना इसमें, देखो कैसा होता है बेटा, दुनिया की जो रिजर्व करेंसी है ना, दुनिया का जो पैसा है, मतलब अनऑफिशियल, ऑफिशियल का ही नहीं लिखा है, पर दुनिया के मैक्सिमम देश जिस पैसे को एक्सेप्ट करते हैं या चाहते हैं जिस पैसे को, वो डॉलर है। Yes, sir. मतलब क्या होता है पैसा? क्या होता है पैसा? एक ऐसी वस्तु होता है, कागज़ होता है, जिसको मेरे पास है, मैंने लिया, मैंने इनको दिया, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया और मेरे लिए भी काम आया, तभी हम उसकी वैल्यू है। अब भारत का रुपया हर देश नहीं चाहता, क्योंकि आगे वो कहीं और देश लेने को तैयार नहीं होता। तो इसीलिए जब अमेरिका डॉलर छापता है, तो जब वो मान लो 100 रुपये का डॉलर छापता है, 100 डॉलर छापता है, तो उसमें से 50 की 60 डॉलर तो हम लोग खरीद लेते हैं। इंडिया, चाइना, हम खरीद के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे काम आएगा, हमने कल को तेल लाना है, हमने कोई और सामान लाना है, तो हमारे लोग उसको, तो जैसे वो छापते हो आधा माल हम खरीद लेते हैं। तो इसलिए अमेरिका ने इस वक्त इतने नोट छाप दिए हैं, अगर उतने नोट कोई भी और देश छापता ना, उसकी कुड़की हो जाती है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप अपनी हैसियत से ज़्यादा नोट छापेंगे तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। पर अमेरिका की खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो वो नोट छापता है उसमें से बहुत सारे नोट जो है हमारे जैसे देश लेके रखते हैं अपने ट्रेड के लिए। तो इससे अमेरिका को इतना फायदा है, उसने इतना कर्जा लेके रखा है, तब भी अमेरिका को कोई नुकसान नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा भी शायद अमेरिका ने अमेरिका, हाँ, और हाँ जो भी, पर तब भी देखो अमेरिका के ऊपर कोई ऐसा नहीं हो रहा कि इन्फ्लेशन आ रही है, कोई इन्वेस्टर भाग रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं।
तो ये अब देशों को रियलाइज हो गया, कई देशों को, कि अमेरिका की मूल शक्ति जो डॉलर में छिपी है, इसीलिए वो डॉलर की जगह ब्रिक्स की नई करेंसी, कोई गोल्ड से जुड़ी हुई करेंसी वो जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इससे फिर अमेरिका को जो एक एडवांटेज है ना एक्स्ट्रा, जितना मर्जी पैसा खर्च कर ले कोई नुकसान ही नहीं, वो ख़त्म हो जाएगी। और जब उनके कैलकुलेशन में पैसे की तंगी भी आएगी तो और ज़्यादा उनकी शक्ति में क्या आ जाएगा, कमजोरी आनी मतलब शुरू हो जाएगी। तो ये पहचान लिया गया है और इसलिए अब चाइना, इंडिया, रशिया, कई ईरान, कई देश कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अल्टरनेट सिस्टम बनाएं पेमेंट का, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है अमेरिका, आप राजनीतिक झगड़ा हो गया तो वो आपके पैसे की सप्लाई क्या कर देगा, तो इससे फिर क्रेडिबिलिटी पे, स्विफ्ट की क्रेडिबिलिटी पे क्या हो गया है, मतलब शक। तो एक नए फेज में जा रहे हैं हम, है ना आज, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का जो साइज़ है ना जीडीपी के हिसाब से वो उतना बड़ा नहीं रहा, क्योंकि अगर चाइना को जोड़े, इंडिया को जोड़े, ब्रिक्स को जोड़े तो वो अमेरिका से बड़ा हो गया। ब्रिक्स को जोड़ लो, उसका जीडीपी अमेरिका से बड़ा हो गया। इवन आप अमेरिका और ईयू को जोड़ लो, उसके बराबर ब्रिक्स खड़ा हो गया। तो मतलब अब अर्थव्यवस्थाएं इतनी बड़ी हो गई हैं और भी, कि अमेरिका की उतनी बड़ी हीजीमनी अब क्या हो गई, कमज़ोर हो गई ना। और जो ये यूएनओ का स्ट्रक्चर है, जैसे आपने बोला 5 स्थायी पावर हैं, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये 1945 के हिसाब से बनाया है, जब जर्मनी बहुत बड़ी शक्ति थी, जब फ्रांस बड़ी शक्ति थी, जब इंग्लैंड बड़ी शक्ति थी, और अब इनका साइज सूख गया, है ना। लोग रिलेटिवली क्या हो गए इनके अंदर, कम, पर आप यूएनओ को सुधारने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो लोग फिर अपना अल्टरनेट निकालेंगे, G20 निकालेंगे या ब्रिक्स निकालेंगे। नहीं तो सिस्टम क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं। इवन जो ये वर्ल्ड बैंक, IMF था, बड़े दिनों तक इनसे मांग थी कि भाई इसमें जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है उनको वोट के अधिकार दिए जाए, उनको बराबरी का हिस्सा दिया जाए, नहीं दे रहे थे। तो ब्रिक्स ने अपना बैंक बना दिया, एक अपना ही IMF की तरह व्यवस्था कर दी है। हाँ बिल्कुल, और अब उसकी लैंडिंग वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा हो गई है। तो मतलब लोगों ने और अल्टरनेटिव ढूंढ लिए है। नहीं तो कोल्ड वॉर जो है अब एक नए शेप में गई है, न्यू कोल्ड वॉर इसका नाम दिया जा रहा है, सिंस जो ये यूक्रेन वाला जो झगड़ा हुआ इसके बाद। नहीं, और अभी गर्भ में छिपा है कि क्या होगा। नहीं, पर ये तो हमें मानना चाहिए कि हम अक्सर जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो हम आइडियोलॉजिकली में चले जाते हैं। नहीं, पर अगर हम इसको थोड़ा क्रिटिकली भी देखें कि भाई हो सकता है कि अमेरिका और USSR के बीच में एक सहमति बनी कि आप और हमारी सत्ता हमेशा रहेगी, आप अपने ब्लॉक में देखो, हम अपने ब्लॉक में देखो, और दूसरों की आवाज़ को दबा दिया गया। नहीं, अच्छा कुछ और ऐड करना हो लास्ट में, कोल्ड वॉर के ऊपर कुछ बोलना हो आपने, या पोस्ट कोल्ड वॉर के ऊपर बोलो, शाबाश। आप बोलो बेटा, क्या बोलना चाहोगे, क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में मल्टी पावर सिस्टम हो जाएगा, मल्टीपोलर सिस्टम हो जाएगा, या कुछ कंट्रीज हो जाएगी, या कुछ एक और नई कंट्री उभर के आएगी, क्या लगता है? मुझे लगता है आने वाले टाइम में मल्टीपोलर सिस्टम ही होगा। ज़्यादातर क्या होगी, कोई एक पावर नहीं होगी, नहीं रहेगी, है ना। बहुत अच्छा, आप बोलो, आपको क्या लगता है? सर मेरे को यही लगता है सर कि एक देश के वाणी होगी सर, पूरे विश्व जैसे कि अधीन उसी के होगा। सब मैक्सिमम आज की डेट में सभी देश अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में है। आने वाले टाइम में सभी देश होंगे वहाँ, जैसे कि GDP अच्छी होगी, सब खुद के वहाँ साधन 11 होंगे। हाँ, आने वाले टाइम बहुत और फिर कई मुद्दे भी तो ऐसे आ गए जो इंटरडिपेंडेंस पे निर्भर करते हैं, क्लाइमेट चेंज, है ना, कोई और पावर्टी रिडक्शन जो एक देश के ला नहीं कर सकता, है ना। तो उसके लिए सबके सहयोग की क्या है जरूरत। तो एक बंदे ने कल्पना की है, उसका नाम बैरी बूजन है, शायद बैरी बूजन एक मतलब थिंकर है इंटरनेशनल रिलेशन में, नो मोर सुपर पावर। भाई एक ऐसा वक्त आएगा जब ज़्यादा सुपर पावर्स नहीं रहेगी, ये वक्त चला गया, अब ये सुपर पावर थी, अब वो थी, अब मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। नहीं, इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ गई है और US का भी रिलेटिव डिक्लाइन हो रहा है। तो अब एक गर्भ में छिपा है भविष्य के कि क्या मतलब होगा। नहीं, चलो आप सब ने बेटा टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।